आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बायोलॉजी में काफ़ी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 21 है, लेसन नंबर 21 है। टाइटल के हिसाब से 28 हार्डली मैटर्स। और हमारी करीब 4 क्लासेस और बची हैं। जी हाँ, एज पर माई प्लान हम 4 या 5 क्लासेस जो है लेंगे। 5 क्लासेस के आसपास आपका कोर्स जो है पैक हो जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको पिछले जो क्लास था उसका कंटिन्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में हम प्रोटीन वाइटामिन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं जी कहानी। और आप पेन कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन। अगर किसी वजह से आपकी पिछली क्लास छूटी है तो आप कुछ पेजेस रैंडमली छोड़ दीजिए बीच के, और आप देख लीजिए ऑन एन एवरेज आप एक क्लास में कितना पेज पढ़ते हैं और देख लीजिए कितनी क्लासेस छूटी हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके उतने पेजेस छोड़ दीजिए और नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए प्रोटीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे खास बात न्यूट्रिशन वाले चैप्टर की क्या है कि ये जो है पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं। मैरस्मस हो गया, क्वाशरकर हो गया, नियासिन क्या है, पेंटोथेनिक एसिड क्या है, कोबालामिन, भर भर के यहाँ से सवाल आते हैं। सब कुछ बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। न्यूट्रिशन चैप्टर में हर वर्ड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है या इन जनरल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी डाइट का मैक्सिमम परसेंटेज होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को देता है एनर्जी। वो जो एनर्जी होती है वो इंस्टेंट एनर्जी होती है। व्हेन आई से इंस्टेंट, इट मींस कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद जो है आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने लग जाएगी। ठीक है जी। तो लेकिन जो प्रोटीन है उसका काम थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, ऐसे कमेंट्स ना करें जो आते ही मुझे जो है आपको डांट अकेडमी प्लस है, यूट्यूब नहीं है जहां पर आप चिल करेंगे आके। ऐसा काम ना करें, है ना। मैं आपको इग्नोर करूं, दैट डज नॉट मीन कि मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं। ऐसा ना करें। आपने पैसे दिए हैं, आपने अपना समय दिया है, आपके घर वालों की उम्मीदें आपसे जुड़ी है। आप पेपर से 1 महीना पहले अगर ऐसे लाइफ में एंजॉय करेंगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? यही करते रह जाएंगे। एक दिन आएगा आपका प्लस का प्लान खत्म हो जाएगा और बस सब खेल खत्म। सारे जो आपके 1-2 साल है जीवन के चले गए, सब खत्म। ऐसा मत करिए, है ना। और भी तरीकों से मैं आपको पता ही है, मैं समझा सकता हूँ, बट आप वहां तक ना जाएं। प्रोटीन जो है, देखिए, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। कीवर्ड इज बिल्ड करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं खाएंगे आपको वीकनेस हो जाएगी, और वीकनेस के बाद आप कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, फिर से जो है काम करने लग जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, प्रोटीन ना ही एक दिन में आपकी बॉडी को बना सकता है, ना ही 2 दिन प्रोटीन ना खाने पे कोई कमी होगी। ठीक है, प्रोटीन जो है इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने सुना होगा जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से बॉडी बिल्ड होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बिकॉज से बॉडी बिल्ड होती है, शरीर मजबूत होता है। तो इट इज बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस या बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका जो मेन काम है हमारी बॉडी में वो है ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो ओवरऑल मेंटेन है, डेवलप्ड है, वो इसी प्रोटीन की वजह से होती है। ध्यान रखेंगे, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन। क्या आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। तभी तो ये वजन जो है इंसान का बढ़ता जा रहा है आज के लाइफस्टाइल के साथ, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता जा रहा है, होता जा रहा है, और लीवर खराब होता जा रहा है। ठीक है, कहीं कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है क्या? किसकी स्पेलिंग में गलती है आप मुझे बता दो, एक बार मैं सही कर देता हूँ। मेंटेनेंस, हाँ ये सी है शायद पूरा। अब ठीक है, अच्छा, मेंटेनेंस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर गलती करी है मैंने। अच्छा, ये होती है क्या स्पेलिंग? ठीक लिखी है मैंने? चलो, अभी भी गड़बड़ है? अब ठीक है, चलो बढ़िया, सही है, मेरा इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है, और सही टाइम पे, बिल्कुल सही सान्या कह रहे हो। आज के समय में मेरे पहले वाला स्कोर ना आता। यू आर एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के समय का पेपर बड़ा मुश्किल है। चल, अभी के लिए फोकस करते हैं। हमारी बॉडी को ओवरऑल मेंटेन करना प्रोटीन की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। तभी आपने सुना होगा कि जो जिम जाते हैं, जैसे लॉकडाउन जब नहीं हुआ था तो कोई इंसान ऐसा था फूला हुआ एकदम, क्योंकि वो जिम जाता था, प्रोटीन लेता था, ही वॉज वेरी फिट। बट जैसे ही उसने एक्सरसाइज छोड़ी,
उसका वजन एकदम कम हो गया, उसकी मसल ग्रोथ एकदम कम हो गई, आप में से भी कईयों के साथ हुआ होगा। उसका रीज़न यही है कि उसकी बॉडी ने वो एक्सरसाइज नहीं करी जो वो कर सकता था, जो वो करता था, और उस वजह से उसने भले ही कितना भी प्रोटीन कंज्यूम किया वो बॉडी में रुका नहीं, और उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो पहले जैसा नहीं रहा, बिकॉज बॉडी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन। इसलिए जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उन्हें स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करिए सो दैट ये प्रोटीन शरीर को लगे, देसी भाषा में। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखेंगे, टीनेजर्स वो होते हैं जिनकी एज में पीछे टीन लगा होता है, 13 से लेकर 19, नीड हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि इनकी बॉडी ग्रो कर रही है तो दे नीड हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आई होप आप यहाँ तक बात समझ गए हैं। और प्रोटीन जो है वो बने होता है अमीनो एसिड से, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सभी के सभी प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। जैसे लिखा है जलपरी वैसे ही नोट करना है। ठीक है जी, चलें आगे। अब प्रोटीन के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूँ। टीनेजर्स नीड होगा, बिकॉज प्लूरल है ना, टीनेजर्स है, टीनेजर्स नीड, प्लूरल है, हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, ये ठीक लिखा है। प्रोटीन के बारे में कुछ और बातें, जहां प्रोटीन होगा वहां पर नाइट्रोजन जरूर होगा, जैसा कि प्रोटीन की स्पेलिंग में भी आप देख पा रहे हो। जहां पर प्रोटीन होगा तो वहां पर नाइट्रोजन जरूर होगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, बट इतना सिंपल नहीं है, दो तीन बातें आपको और पता होनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो बना होता है अमीनो एसिड से, मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी अमीनो एसिड्स क्या हैं? ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, लिख देता हूं मैं। अमीनो एसिड्स की बात हो रही है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ, यानी जिनके पास होता है दो ग्रुप्स। एक होता है अमाइन जो होता है NH2 वाला, एक होता है कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH वाला। ठीक है, नहीं फैटी एसिड्स अलग होते हैं अमित, ये अलग चीज है। ठीक है, यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होगा, और अमीनो एसिड की पहचान होती है कि उसमें दो ग्रुप जरूर होंगे, एक NH2 होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये आपको पता होना चाहिए, अमाइन में NH2 आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH आता है। ये सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या है, जैसे कि CH3 COOH लिखो, मैं समझा रहा हूँ सौरभ। तो देखो होता क्या है ना कि इसकी पहचान है, जैसे कि आप इसे देखकर बता सकते हो कि एक एसिड है। कौन सा एसिड है कि इथेनोइक एसिड है वो अलग बात है, बट हम इस COOH को देखकर बता सकते हैं कि एक तरीके का ये एसिड है। यानी जो फंक्शन, इन दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, कंपोस्ट ऑफ हुआ है, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं दोस्तों जो बताते हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम सेम है, तो वो सरनेम से, जैसे मैं अरोड़ा हूँ तो आप सरनेम से बता सकते हो कि ये इंसान जो है पंजाबी है। इसी तरीके अगर किसी ने अग्रवाल लगा रखा है तो आप सरनेम से बता सकते हो भाई ये इंसान बनिया है। अगर किसी ने मोहम्मद लगा रखा है तो आप इजीली बता सकते हो इंसान मुस्लिम है। अगर किसी ने सिंह लगा रखा है तो हो सकता है वो सिख धर्म को मानते हो या फिर जाट धर्म को मानते हो, या फिर और भी वैरायटी हो सकती है ना, तो नाम से आप बता सकते हो। इसी तरीके यहाँ पर ये जो मैंने COOH लगा रखा है, इसे देख के ही आप बता सकते हो ये एक एसिड है। ये जो डैश लगा रखा है इसका पर्पस ये है कि डैश के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं इसे लिखूंगा RCOOH, इसका मतलब ये COOH के आगे कुछ भी लगा सकते हो, R में CH3 आ सकता है, C2H5 या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग ऐसी बातें ना करा करें कि मुझे खुद लगे कि मैं किन्हें पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हर चीज में मजाक क्यों घुसा देते हैं? आप पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, मंत्रालय में जाके 70,000 75,000 रुपये महीने में मजाक करिएगा, फ्री में अपने बेहतरीन चुटकुले क्यों बांट रहे हैं दुनिया को? पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, क्या आप इस पेज को समझ पाए हैं? और ये ध्यान रखेंगे आप, जो प्रोटीन है वो मेनली बना होता है अमीनो एसिड से, और प्रोटीन को हम कह सकते हैं मैजिक 20। ये मैजिक 20 क्यों? क्योंकि टोटल 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड्स कहलाए जाते हैं, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोटीन। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किताबों में 20 के नाम भी लिखे होते हैं। मैंने पिछले इतने सालों में एक भी सवाल नहीं देखा जहां पर ये आपको नाम देके पूछा हो बताओ ये कौन सा एसिड है, ऐसे करके सवाल SSC नहीं पूछता। आप पढ़ना चाहें इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। प्रोटीन को मैजिक 20 कहा जाता है बिकॉज प्रोटीन का जो बेस है वो है अमीनो एसिड्स, जो टोटल 20 तरीके के होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ अगर प्रोटीन एक पॉलीमर है तो उसका जो मोनोमर होगा वो अमीनो एसिड होगा? बिल्कुल, मोनोमर पॉलीमर आई होप आप समझते हो, जैसे बूंदी और बूंदी का लड्डू, बेसन बेसन का लड्डू, है ना। यानी जिस चीज के मिलने से एक बड़ा सब्सटेंस बना है, जो पार्टिकल है उसके मोनोमर है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक पॉलीमर है। मोनो का मतलब दिशा वन होता है, यानी एक छोटा सा पार्टिकल। पॉली का मतलब मैनी होता है, यानी जो बहुत सारों को मिलाकर बने वो पॉलीमर हो गया। ठीक है जी,
आई होप आप यहाँ तक की बात समझ चुके हैं। अब कुछ और एसएससी के पकआउट डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी भी प्रोटीन ही लिख रहा हूँ, आपको बार बार ये हेडिंग नहीं डालनी है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कल को स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाए तो डेटा मिक्सअप ना हो। देखिए, हमारी बॉडी को टोटल पर डे 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होता है। अब ये इतनी बड़ी रेंज मैंने क्यों लिखी है? बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो होती है, ये जो है अलग अलग इंसान की अलग अलग वजन के हिसाब से, जैसे तमन्ना ने लिखा है, या फिर अलग अलग जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसी वजह से एक बड़ी रेंज मैंने यहाँ पे लिखी है। और 10% to 25% ऑफ डेली एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ये बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है। और 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है उसमें होती है 4.1 कैलोरी एनर्जी। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें होती है 4.2 कैलोरी एनर्जी। और 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें होती है अप्रोक्सीमेटली 9.1 कैलोरी। गुड इवनिंग सभी को, नोट करिए। सौरभ कह सकते हैं ऐसा, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नंबर्स डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल नेचर। यानी हम नंबर से कुछ खास अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो, इनका जो काम है ना वो बड़ा अलग है। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट में पहले ओवर में किसने जो है मान लेते हैं 20 रन बनाए हैं, और 15वें ओवर में किसने 20 रन बनाए हैं। अगर आप क्रिकेट को जानते हैं तो आपको पता है कि पहले ओवर में 20 रन या 15 रन बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बॉल बहुत अच्छी स्विंग करती है ना, थोड़ा बहुत जानते हो गया। सो हम सिंपली वो नंबर देख के नहीं बता सकते। इसी तरीके जो ओपनर्स होते हैं क्रिकेट में, उनके स्कोर्स जो है कभी भी, मतलब जनरली ऐसा नहीं होगा कि जो 3rd और 4th नंबर पे बैट्समैन है उससे बहुत आगे हो, क्योंकि जो शुरू के जो 2 लोग या 3 लोग हैं उनका काम होता है एक तरीके से सरवाइव करना, साथ में रन बनाना। थोड़ा थोड़ा क्रिकेट को समझते हो तब इस बात को समझोगे, क्योंकि उनका मेन काम, जैसे सहवाग जो है वीरेंद्र सहवाग जी, और बदले में सचिन तेंदुलकर जी, उन दोनों की बैटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। वो ओपनिंग पे पहली बॉल को फेस करते हैं। जनरली सचिन जो है वो मान लेते हैं कि 10 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद, या 5 ओवर के बाद, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तब आएंगे। तो दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। आई एम नॉट सेइंग वन इज बेटर देन द अदर, ऐसा नहीं है। जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये नंबर्स जो है सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ द मैसेज इंडिकेट कर रहे हैं। जो वर्क है प्रोटीन का वो कार्बोहाइड्रेट से अलग है, ठीक है। और एक और फैक्टर, प्रोटीन कई तरीके के हैं, कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के हैं, तो एक्चुअली में दोनों सिमिलर सी एनर्जी देते हैं। फैट ज्यादा एनर्जी देता है, और ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि फैट को बर्न करने के लिए उतनी ज्यादा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है, क्योंकि वो आसानी से जो है नहीं घटता। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ पाए। अब हम चलते हैं जी आगे। कुछ प्रोटीन्स, सम कॉमन प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक जमाना था जब मिल्क को बैलेंस्ड डाइट कहा जाता था, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दिस दैट, मतलब मिल्क मतलब बेस्ट। आज अगर डॉक्टर्स के पास जाओगे तो कहते हैं कि मिल्क छोड़ दो, कर्ड छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, मैदा छोड़ दो। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन को जानते हैं तो ये आपने सुना होगा। उसका एक रीजन ये है क्वालिटी ऑफ द मिल्क, है ना। क्वालिटी पहले में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल सब कुछ खराब क्वालिटी का है, इसी वजह से कहा जाता है कि थोड़ा सा उन चीजों से बचे। बट हम उस बारे में बात ना करते हुए वो बात करते हैं जो एसएससी पूछता है। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है कैसीन। ये प्रोटीन का नाम है और ये सोर्स का नाम है। कुछ कॉमन पढ़ाऊंगा, जैसे मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इस तरीके पूछा जा सकता है। ऐसी एग में कौन सा प्रोटीन पाया जा सकता है, एल्ब्यूमिन। पेपर बस ये पूछता है ये प्रोटीन किस में पाया जाता है, या फिर एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स, ओसीन, पल्स यानी दालें, प्रोलेमेंस, प्लेटलेट्स, स्तंभ, प्लास्टिन, बीट, ग्लूटेन। ये तो देखा होगा ब्रेड वगैरह पे लिखा, आपने देखा होगा। कई लोगों को ना ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो इसी वजह से ये ब्रेड पे स्पेसिफिकली लिख के देते हैं इट कंटेन्स ग्लूटेन करके, कि अगर आपको इस चीज से एलर्जी है तो आप इसे मत खरीदिए। ब्लड में ग्लोब्यूलिन। और एक खास तरीके का प्रोटीन है जो एसएससी को बड़ा पसंद है, वो है कैरेटिन प्रोटीन। ये मैं थोड़ा अलग तरीके लिख रहा हूँ। कैरेटिन प्रोटीन और ये कैसीन, एल्ब्यूमिन, नहीं 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 सौरभ मैं समझाता हूँ। ये है वैरायटी ऑफ प्रोटीन, जैसे कि
प्रोलेमिनसाइन, ये एक तरीके का प्रोटीन हो गया, वो अलग अलग दालों में अलग अलग तरीके का पाया जाएगा, ठीक है। जो वो 20 थे वो अमीनो एसिड्स थे, याद है अमीनो एसिड्स 20 तरीके के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वो अमीनो एसिड्स के नाम थे, और ये उससे अलग चीज़ है। कैरेटिन प्रोटीन आपने सुना होगा ट्रेसमे वगैरह की ऐड में शायद, कि भाई ये शैम्पू लगा लोगे तो तुम्हें एकदम जो है कमाल हो जाएंगे तुम्हारे बाल, है ना। तो कैरेटिन प्रोटीन कई तरीके का होता है, एक होता है अल्फा। अल्फा कैरेटिन प्रोटीन अल्फा जो है ये नाखूनों में पाया जाता है, ये बालों में पाया जाता है, कोई बात नहीं आसिफ, और इसके अलावा फेदर्स में पाया जाता है। फेदर्स आप समझते हैं ना, ऑफ बर्ड्स, सींग वगैरह में पाया जाता है, हॉर्न, समझ गए ना, सींग। इनकी बात हो रही है। और एक और होता है इसमें बीटा, ये पाया जाता है स्पाइडर वेब में, जो मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें पाया जाता है कैरेटिन प्रोटीन बीटा। देखो 5 सेकंड में तुम्हें गायें बना के मैंने दिखानी है, 5 सेकंड में चुटकुले तो बनते नहीं है, तो 5 सेकंड में तो ऐसे ही होगा ना। चलें आगे। एग क्या है, एग मतलब अंडा, इसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है जी। चलें आगे। अब बात कर लेते हैं जी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। नोटिफिकेशन आसिफ जनरली आपको जैसे 18 तारीख को है तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेस्ट के समय या उससे पहले, और बाकी आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी और किसी को पता हो इनके सवाल का आंसर तो आप बता सकते हैं, दिशा ने लिखा प्लानर में, आप एक बार वहां चेक कर लीजिएगा। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, देखो जो बेस्ट सोर्स है ना वो है सोयाबीन। सोयाबीन तो पता है आपको, सोयाबीन की बड़ियां वगैरह आती हैं, पता नहीं आपके इलाके में तो किस नाम से जाना जाता है। सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा मशरूम में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, एग में होता है, मीट में होता है, और दालों में होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सोयाबीन दिखे तो टिक कर देना, मीट एग कुछ भी दिखे सोयाबीन आंसर है, एसएससी पूछ चुका है 3 से 4 बार, हर बार सोयाबीन ही आंसर होता है। अगर वो ना दिखे तो मशरूम पे टिक करना, अगर मशरूम एग मीट ये सब दिख जाए मशरूम पे टिक करना, मशरूम में भी काफी अच्छा प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रिया, जब जितना आपने खाना खाया उस पर डिपेंड करता है ना, जैसे कि वो कैलोरीज में एनर्जी है, अभी आपके ऊपर है आप उसे कैसे यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ये आप ऐसा मान लो ना, बाइक में आपने पेट्रोल डलवाया है, ये आपके ऊपर, आप उसे कैसे चलाते हैं कब तक यूज करते हैं। चलें जी आगे। अब बात कर लेते हैं जी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अच्छा ये ध्यान रखना आप लोग, ये कोई डाइटिशियन का कोर्स नहीं है, ये एसएससी का पेपर का कोर्स है, तो वही बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि आपको मैं यहाँ पे पर्चा बना के दे दूं कि सुबह ये खाना है, ये अच्छा है और इसमें फैट कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो एसएससी पूछता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। मैरस्मस और क्वाशियोकर, नोट करिए। Deficiency of protein causes marasmus and kwashiorkor। अब मैरस्मस क्वाशियोकर में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि अनितिश आपस में बातें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और है या नहीं है, आप अपना सोचिए बस। उसने आपको असली नाम भी यहाँ पर नहीं दिखा रखा, लाइक डज नॉट मैटर, भले ही आपको अलग से पता हो, इट हार्डली मैटर्स, है ना, पढ़ाई करो। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस क्या, मैरस्मस सबसे पहली चीज। आपको मैंने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपको नहीं लगता उनकी हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, यानी शरीर प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा। तो मैरस्मस मेनली छोटे बच्चों को होता है, और इसमें क्या है वजन और हाइट का जो रेशियो है वो सही नहीं रहता, तो ध्यान रखेंगे। जनरली एज लेस देन 6 ईयर्स, या ऐसे लिखे चिल्ड्रन ऑफ एज
लेस देन 6 ईयर, जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। छोटे बच्चों को ये दिक्कत ज़्यादा होती है बिकॉज उनकी बॉडी में कैलोरीज ही नहीं होती। आपने देखा भी होगा अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है भुखमरी वाली सिचुएशन रहती है। और अफ्रीका देखिए सिर्फ मतलब बदनाम है, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है। भारत में भी बहुत लोग बेचारे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता। अफ्रीका तो क्लासिक केस बन चुका है बिकॉज पूरे अफ्रीका के अधिकतर इलाकों में जो है दिक्कत ही दिक्कत है, जबकि अफ्रीका मिनरल रिच है। अफ्रीका का एक्चुअल पोटेंशियल जो है बाकी सभी कॉन्टिनेंट से बहुत 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 ज़्यादा है, बट अगेन जो है सो है, क्या कर सकते हैं जी। क्वेश्चरकर में भी सेम दिक्कत है, प्रोटीन की कमी है, बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगी और पेट की बीमारियां, बाल का झड़ना, ये सब जो है दिक्कतें रहेंगी। खैर आगे चले। दोनों शुभराज, दोनों जरूरी है बेटा। ठीक है जी, ये मैंने आपको प्रोटीन एसोसिएटेड सब बता दिया, डेफिशिएंसी बता दी, सोर्स बता दिए, टाइप्स बता दिए और 5-7 छोटे मोटे फैक्ट्स बता दिए। ठीक है जी। क्वेश्चरकर जनरली किसी को भी हो सकती है, मेनली दोनों भी जो है ना वो बच्चों को ही होती है। देखो प्रोटीन की जो मेन कमी है वो प्रोटीन की मेन जरूरत आपके हिसाब से किस एज में? टीन एज। और टीन एज से पहले नहीं है क्या वैसे? चलो टीन एज तो हमने वहां पे लिखा है, ग्रोइंग एज। हाँ जी बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्या दोनों नहीं हो गया? दोनों में ही ये समस्या हो जाएगी ना फिर तो, सोच के देखो जरा। इसी वजह से कहते हैं कि खाना वेस्ट ना करें क्योंकि किसी और को नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा ये वो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर दो नाम क्यों है? क्योंकि जो मैरस्मस है ना, देखो समझाता हूँ। मैरस्मस में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है मेनली, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। यानी खाना ही नहीं मिल रहा प्रॉपर, शरीर में कुछ नहीं जा रहा, शरीर खराब हो रहा है बच्चे का, और ये जो है मेनली प्रोटीन की कमी से है। समझ पा रहे? डेफिशिएंसी। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। बहुत सारे और डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी, जैसे कि जो हाथ पैर हैं वो पतले हो जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू खत्म हो जाता है। बट अगेन अपने को एसएससी क्लियर करना है, अपने को डॉक्टर नहीं करनी, तो जो एसएससी पूछता है पढ़ें, आगे बढ़े। ये प्रोटीन पूरा हो चुका है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लिपिड। लिपिड ये क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लो आराम से। आपके घर में किसी को मान लेते हैं कुछ कोई ऐसा है जिसकी एज 50 के आसपास है, 40 के आसपास है, या जिसकी डाइट या वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कभी वो डॉक्टर पे गए हो, डॉक्टर ने कहा हो लिपिड प्रोफाइल करा लेना, शायद आपने सुना होगा। ये लिपिड प्रोफाइल क्या है? देखिए हम, और लिपिड प्रोफाइल जनरली तब होता है जब वजन ज्यादा है या फिर तला भुना आप ज्यादा खाते हैं, इन सब चीजों के चक्कर में आपकी बॉडी का लिपिड ऊपर नीचे हो जाता है। देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो लिपिड आर बायोमोलिक्यूल्स नेचुरली occurring मॉलिक्यूल्स, यानी जो नेचुरली अकर होते हैं बॉडी में या कहीं पर भी। तो क्या मैं इन्हें कह सकता हूँ बायोमोलिक्यूल? भाई बायो का मतलब लाई, मॉलिक्यूल तो ऊपर लिखा ही है, तो हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इंक्लूड फैट, वैक्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, दुनिया भर की चीजें आती हैं, ग्लिसराइड्स। मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। ये तो बस नाम अपने को याद रखने, सब हमारी बॉडी में पाया जाता है। वैक्स भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन हम आगे चल के पढ़ेंगे, KEDH पढ़ेंगे, वो आते हैं इसके अंदर। ग्लिसराइड्स आ सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है स्टोरिंग एनर्जी। स्टोरिंग एनर्जी। क्या मैं कह सकता हूं फैट इज अ लिपिड? फैट इज अ काइंड ऑफ लिपिड। सिंपल लिपिड होता है ये फैट। आपको कहानी याद होगी पिछली। ग्लिसराइड मेनली फैटी एसिड या फैट से एसोसिएटेड है, बस आपको भी के लिए नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड से मिलता है तो ट्राइग्लिसराइड बनाता है जो फैट होता है। अभी के लिए इस इधर आते हैं। देखिए हमारी बॉडी में फैट का काम है एनर्जी को स्टोर करना, बट प्रॉब्लम ये है कि वो स्टोर होती जा रही है, कभी यूज नहीं हो रही। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम सब थोड़े से तो कंजूस होते हैं, पैसे जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और पता लगा खर्च ही नहीं कर पाए। आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी है, अभी तो हमारी जॉब नहीं लगी। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ आपके जीवन का। आप लोग जो है गेम खेलते होंगे या पहले कभी खेलते होंगे, है ना। फोन में कई बार क्या होता था, जब आप गेम खेलते थे तो कुछ कॉइन्स इकट्ठे होते हैं, उन कॉइन्स को आप बाद में इनकैश करके, रिडीम करके जिसे कहते हैं, आप कुछ वहां पे अपनी सुपर पावर बढ़ा सकते हैं। भले ही आप कार रेसिंग कर रहे हैं तो नई कार खोल सकते हैं, या फिर कुछ भी, है ना। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी,
जिन्होंने वो कभी भी पूरे कॉइन्स यूज ही नहीं करे, भले गेम एंड में हटा दी हो। मतलब मेरे साथ मैं बहुत खेला हूँ गेम में अपना पहले वाले टाइम में, वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते थे, एंड में एक दिन आया गेम हटा दी, एक दिन आया मोबाइल खराब हो गया। तो अल्टीमेटली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, द सेम इज हैपनिंग हियर। हमारी बॉडी में फैट इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें कल उसकी जरूरत पड़ सकती है, बट नहीं पड़ती, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं, कल हम और ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, आई होप आप पॉइंट समझ गए हैं इसकी कहानी क्या है। आगे चलते हैं जी। फंक्शन ऑफ फैट या यूज ऑफ फैट, जैसे भी आप कहना चाहें। सबसे पहला, स्टोरिंग एनर्जी। दूसरे नंबर पे, कीपिंग बॉडी वार्म। आपने सुना होगा ब्लबर करके एक चीज होती है, ब्लबर, ये होती है लेयर ऑफ फैट इन सम एनिमल्स और यूज्ड एज एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन। एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर 12 महीने खाना नहीं मिल सकता। जैसे आप तो रात को 11 बजे जोमेटो कर देंगे, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, रात को 2 बजे चाउमीन मंगवा लेंगे, बट एंटार्क्टिका में ऐसा नहीं होता, और पोलर बियर के पास मोबाइल भी नहीं है। तो उसे क्या करना होता है, जब उसे पता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़नी है और मैं शिकार पे नहीं जा सकता, तो उसे ज्यादा से ज्यादा खाना होता है। वो फटाफट से बहुत सारा खाता है और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ फैट, और उन लेयर के ग्रुप को ब्लबर बोला जाता है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आने वाले कुछ समय के लिए वो हाइबरनेट हो जाता है, यानी लो एनर्जी कंजम्पशन मोड में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसका दिमाग बस जागता रहेगा, बाकी शरीर नहीं हिलेगा कई महीनों तक, और उसके दिमाग को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आएगी इसी ब्लबर से। ये ब्लबर धीरे 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 एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और होपफुली जब तक ये ब्लबर खत्म होगा तब तक मौसम ठीक हो जाएगा। अगर किसी वजह से वो सही मौसम में ज्यादा शिकार नहीं कर पाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी होता है। ठीक है, हिमांशु कह सकते हैं सिंपल भाषा में वो सो जाता है। मैं पोलर बियर की बात कर रहा हूँ और वेल्स वगैरह की भी बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलें दोस्तों। क्या इस बात को आप समझ पाए? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रोवाइड करता है वाटर रेजिस्टेंट बॉडी, यानी हमारी बॉडी में पानी नहीं जाता क्योंकि अंदर फैट की लेयर है। अदरवाइज क्या होगा, आप नहाने जाएंगे, आप बाहर आएंगे, आपका वजन 4 किलो बढ़ गया होगा, क्या हो गया जी, बॉडी में पानी घुस गया। अब आप तौलिए के साथ आपको भी सूखना डालना होगा, वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और स्विमिंग पूल में चलेगा फिर तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे आप। और चौथे नंबर पे जो है, ये देता है प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन, HIBERNATION, प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है इसी कोर्स में कि हमारी बॉडी में फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि कभी वहाँ पे कुछ चोट वगैरह लगे तो फैट, क्योंकि वहाँ पे कुशन के जैसा मतलब कुशन के जैसा वहाँ पे होता है, तो उस ऑर्गन पे इम्पैक्ट कम आता है। ठीक है, चलें आगे। अब फैट कई तरीके का होता है, मैं वो लिख देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। कर लिया आपने नोट? अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ फैट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। tend to stay solid and can cause fatty deposit। समझाऊंगा, समझाने की चिंता मत करना, पहले प्रॉपर फ्रेमिंग आपके लिए लिखा इन ब्लड वेसल्स। tend to stay liquid and can clog arteries। समझाता हूँ क्या कहानी। हेल्दियर फैट, मैं जानता हूँ आप जो जानना चाह रहे हैं वो लिख देता हूँ। तो दिनेश एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो एक अलग चीज हो गई, बट समझने के लिए लगा सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ इस पेज पे क्या लिखा है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। टेंड टू स्टे सॉलिड एंड कैन कॉज फैटी डिपॉजिट्स इन ब्लड वेसल्स, टेंड टू स्टे लिक्विड एंड कैन क्लॉग, CLOG, क्लॉग आर्टरीज। CLOG, क्लॉग, क्लॉग का मतलब होता है ब्लॉकेज क्रिएट कर देना,
क्या दोनों की डेफिनेशन ओवरलैपिंग नहीं है? आप कहोगे सर फर्क क्या है? फर्क है बेटा पहली लाइन में, वो है सॉलिड, वो है लिक्विड। दूसरी लाइन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। दोनों को देख के आप ये भी समझ गए होंगे कि दोनों ही बेकार हैं। इसी वजह से कहते हैं कि हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, दालें खाइए, ना कि ये जो आप तली भुनी चीजें खाते हैं ये सब खाइए, बिकॉज अल्टीमेटली फैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। फिर भी अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है, यू शुड गो फॉर अनसैचुरेटेड फैट, और क्योंकि वो हेल्दी टाइप ऑफ फैट है, सिंपली बिकॉज इट इज लिक्विड। तो जो पाइप आपकी बॉडी में है, ब्लड वेसल जिन्हें हम कहते हैं, उसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, अगले पेज पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा दिव्यांश, हर बार देता हूँ, इस बार भी लिखवाता हूँ। ठीक है, इधर सैचुरेटेड लिख रहा हूँ, इधर अनसैचुरेटेड लिख रहा हूँ। आप ही कॉमन सेंस से बताना, जो मैं कुछ नाम बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सैचुरेटेड अगर आप कहें, बताओ सैटरडे लिख दिया मैं, देख लो जरा, थर्सडे को, ऐसी बात है वीकेंड वाली। सैचुरेटेड, ऐसे कैसे काम बनेगा भाई? सैचुरेटेड, दिल की आवाजें बाहर क्यों निकल रही हैं? आपको जो है कमेंट में लिखना है, आपको मैं एक फैट का नाम बोलूंगा, एक चीज का नाम बोलूंगा, आपको गेस करना है कि वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, रिफाइंड ऑयल, यू मतलब अनसैचुरेटेड, एस मतलब सैचुरेटेड। आप ना इमेजिन करिए, पहले डेफिनेशन क्यों बताई गई है? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट लिक्विड और सॉलिड। घी, जो देसी घी होता है, कोकोनट ऑयल, ये मुश्किल हो गया थोड़ा, सर्दियों में इमेजिन करो, ये मुश्किल है, सर्दियों में ये भी जम जाता है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा ये भी जम गया। बटर और चीज, मिल्क, चिकन, मीट, फिश। अब आप नोटिस करोगे मिल्क कैसे आ गया इसमें, चिकन कैसे आ गया इसमें? चिकन तो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, मिल्क से ही निकला है बटर, तो मिल्क के अंदर का जो फैटी कंपोनेंट है वही बटर, हम सब जानते हैं ना, मिल्क से ही बटर निकलता है। तो इसी वजह से मैंने बटर के साथ मिल्क भी लिख दिया, बिकॉज पेपर में इतना दिमाग नहीं चलता बच्चे का कि अरे सर ने मिल्क तो पढ़ा ही नहीं। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पून फीडिंग इसे कह सकते हो, कि मैं डेटा ऐसा लिख रहा हूँ जो पेपर में सीधा टिक लग सके। ठीक है, मिल्क से ही घी बनता है, मिल्क से ही बटर बनता है। ऐसे चिकन जो है, नॉनवेज जो होता है, उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, दिशा होने को कुछ भी हो सकता है बेटा, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये ओवरऑल बस ऐसे ही डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब हर चीज को घी से मोटे नहीं होते। अरे दिशा क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ मिथ है, अच्छा कोई बात नहीं, मिथ अभी के लिए मान लीजिए, पेपर के लिए जो स्क्रीन पर लिखा उसे मान लीजिए। सोयाबीन, हर वो चीज जिसमें कैलोरी है, आप उससे मोटे हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिक लॉजिक कहता है। अगर आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं बर्न करने से, तो आप एक समय आएगा आपका वजन बढ़ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, ये सब तो पता ही है ना आपको। क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने? सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, पाम ऑयल। पाम ऑयल भी इसमें आ ही सकता है सर। देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी है। ये जो डेफिनेशन बताई गई है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट्स हैं, यानी ये फैक्ट हैं, आपको इन्हें याद करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक छोटी सी लाइन में आप सब कुछ घुसा के रखते हैं एक साथ, ऐसा आप नहीं कर सकते। यस आसिफ, हिमांशु, जो भी लिखा जा रहा है वो नेचुरल फॉर्म में लिखा जा रहा है। मे बी उन कैप्सूल्स को रिफाइन करा जाता हो जिनकी आप बात कर रहे हैं। पाम ट्रीज होते हैं शुभराज, उनसे मिलता है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इसका, पाम ऑयल का। खैर आगे चले, आपने इसे नोट कर लिया है। ऑलिव ऑयल बॉक्स में क्यों लिखा? कशिश ने एक अच्छा सवाल पूछा है। बिकॉज ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। यानी बात वो है कि खर्चा किसी पे करना ही है तो अपने परिवार पे करो। सही कह रहा हूँ ना? तो यानी अगर खाना ही है कोई ऑयल तो ऑलिव ऑयल खाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जो ऑलिव ऑयल आता है उसको कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं पता ऑलिव ऑयल क्या है कैसा है। बिकॉज जो भी आप खरीदने जाओगे उस पर ऑलिव ऑयल प्लस समथिंग लिखा होगा, ऑलिव ऑयल एंड ये ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव में भी कई सारे नाम दे देगा। वो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। एक्चुअली ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा महंगा आता है और इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो जब तक आपको एक्चुअली नहीं पता कि 100% प्योर ऑलिव ऑयल है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, तो फिर आप इसे मत खरीदिए, कुछ आपको खास हासिल नहीं। ठीक है जी। अरे भैया देखो जी, ये क्लास डाइटिशियन की क्लास नहीं है। वजन का जो मसला है वो आपका पर्सनल मसला है। आप पर्सनली जब
दावत करते हैं तो हमें बुलाते नहीं, अब वजन कम करना है तो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहे हैं। या तो उस दिन हमें बुलाया होता, तब तो अकेले रहे भैया, चटनी और देना कर गए मोमोज की, आज जो है मुझसे सलाह ले रहे हैं। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सिंपल भाषा में बिग फैट ग्लोब्यूल्स, बिग फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स का मतलब कुछ नहीं है, पार्टिकल्स हैं, इनका ब्रेक डाउन बाय बाइल जूस। मुस्कान 11:30 के बाद, बाइल जूस इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के एक तरीके का डेफिनेशन है। और एक छोटा सा फैक्ट कि फैट इज वाटर इनसोल्यूबल, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, यानी फैट पानी में नहीं घुल सकता, सिंपल सी ही बात है ये, तो फैट कैसे ही घुल जाएगा। 11:30 के बाद लूंगा मुस्कान, हो सकता है 11:15 हो सकता है 12 हो। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब शाम में आपको बताता हूँ। आपको जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि लीवर से एक जूस निकलता है, लीवर और गॉल ब्लैडर से, जिसे बाइल जूस कहते हैं। मैं समझा रहा हूँ जीतू, ध्यान से समझो। याद है ना आपको, सबसे पहले आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया था, फिर प्रोटीन का याद होगा, पेट में HCl ने पेप्सिन यूरेनिन को एक्टिवेट कर दिया था, उसके बाद फाइनली जो है बाइल ने एक्ट करा था बचे हुए खाने पे, और उसके अंदर उसमें जो फैट छुपा था उसे तोड़ा था। वही जो फैट को तोड़ना है उसी को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्या होगा जी, एक्सेस फैट हो गया तो क्या होगा इन बॉडी कॉजेस। सबसे पहले आप नोट करो, कर लो इसे नोट, कोई बात नहीं, हाँ नोट कर लीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले जो है इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंपल सी चीज है, आपकी आर्टरी के अंदर फैट इकट्ठा हो गया, एक पाइप है जिसमें यहाँ पर फैट इकट्ठा हो गया है, और धीरे धीरे जमता जाएगा और एक समय आएगा ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होते ही जो है हार्ट अटैक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कैन ब्लॉक आर्टरी। दूसरे नंबर पे ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, सिंपल भाषा में, है ना जी। ये क्या है, आपका वजन आपके कद के अनुसार नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। वो थोड़ा सा भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये कैसे टेस्ट करते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना सही है? ये होता है, एक टेस्ट होता है BMI टेस्ट। BMI क्या है जी, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। मान लेते हैं मेरी हाइट 5 फुट है और आपकी हाइट 6 फुट है, तो क्या हम फीट है, चलो ठीक है, क्या हम दोनों का वजन बराबर होना चाहिए? आंसर इज नो। अगर मेरी हाइट कम है तो मेरा वजन कम होना चाहिए, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपका वजन ज्यादा होना चाहिए। तो BMI इंडेक्स में डेफिनेटली एक तो वेट का फैक्टर होगा और साथ में हाइट का फैक्टर होगा। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है BMI का, वो होता है वेट, एक्चुअली वेट की जगह मास है, पता नहीं क्यों पूरी बायोलॉजी में वेट लिखते हैं, इन kg अपॉन में हाइट, आपकी जो हाइट है उसका स्क्वायर इन मीटर्स। तो BMI की जो यूनिट होगी वो होगी kg पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? अब इसे कैसे देखते हैं जी, मान लेते हैं 0 से 18 से 25 से 30 से, हाँ 0 से 18 जो है ये अंडर वेट माना जाता है। कई जगह 18, कई जगह 18.5 दिखेगा, इट हार्डली मैटर्स। 18 से 25 जो है नॉर्मल वेट माना जाता है, 25 से 30 जो है ओवरवेट माना जाता है, और इससे आगे जो है ओबेस माना जाता है, यानी ओबेसिटी हो गई, यानी सिचुएशन खराब है। अब आपको पता है फैट जो है वो स्टोर होता है कहां पर? एडिपोज टिश्यू में। नहीं तिवारी, एक्चुअली उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं कि एज इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हाइट, ऐसा माना जाता है ना। तो उस वजह से जो है अल्टीमेटली एज जुड़ा है बट डायरेक्टली नहीं जुड़ा, फॉर्मूला में वो नहीं आता। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं कोई इंसान है जो 6 फुट का है और उसका वजन 80 किलो है। तो फॉर्मूले में ऊपर तो हम 80 रखेंगे, नीचे हाइट कितनी हो जाएगी, हो गया 72 इंच हो गया। इसे आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 144 और 36 180, 1.8 मीटर इसकी हाइट हो गई।
ठीक है, तो नीचे आ गया आपका कितना 3.24। भाई मैं देख लेना, जीके का टीचर हूँ, क्या पता कहीं गलत कैलकुलेशन कर दूँ। तो मैं इसे 3.25 की जगह 6.5 यानी 13 और ऐसे 4 लिख सकता हूँ। ये 320 हो गया, 320/13 हो गया, यानी आपका जो है करीब 25 के आसपास आ जाएगा। भाई 13 दूनी 26 हो गया, बचा 60, पंजे 65 यानी 4, बचा 50 यानी 4 अप्रोक्सीमेटली, यानी 24.4 के आसपास आ गया। यानी ये पर्सन जो है एक नॉर्मल कैटेगरी का पर्सन है। आप समझ गए कैसे कैलकुलेट मैंने करा है। आपको अपनी हाइट लेनी है, उसे 2.54 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 25.4 mm में 1 इंच आता है। उसे आपने मीटर में कन्वर्ट करा, मीटर में आपको डिनोमिनेटर में इसे रखना है। चलें जी आगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, समझा नहीं दे, एज भी तो होता है, समझा नहीं बेटा। चलें आगे। चलो, अब छोटी छोटी और बातें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ध्यान से सुनना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये हमारी बॉडी जो है, मैं हकवाची को 1 से 2 से 3 बार मैंने अभी खुद को रोका है। मैं बीएमआई तो नहीं बताता, लेकिन और कुछ आपको बढ़िया बातें मैं बताता, जिससे आप फिर मुझसे बीएमआई ना पूछते अपना कभी। खैर, अभी के लिए इधर ही फोकस करते हैं। देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपने वो सुना है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सुना है ना आपने। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं, यानी इतने से ज्यादा है तो दिक्कत है, इतने से कम है तो ओके। अब डिजायरेबल जो होता है वो 200 mg होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर 200 mg तक है तो ठीक है, लेकिन जनरली जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका 400 के आसपास जो है रहता है, 350 400। अगर 200 तक है तो इसका मतलब ओके। बाकी आप अपना अपना चेक करा लीजिएगा जब आपका मन करे। अभी के लिए मैं चलता हूँ आगे और अगली चीज पढ़ाता हूँ, विटामिन। पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बॉडी के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भले ही पेपर में ये आए ना आए, लेकिन बॉडी में अगर ये नहीं आएगा तो काम खराब हो जाएगा। आप इसे विटामिन बोले या वाइटामिन बोले, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। विटामिन या वाइटामिन जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देते। डू नॉट विटामिन लिखो तो सही रहेगा, प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी नहीं देते, फिर ये किस काम के हैं बताओ। कैटलिस्ट है क्या, कोई गेस करना। बिल्ड कैसे करेगा, मैनेज कैसे करेगा, रिपेयर कैसे करेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ठीक, चलो सही आपने दिमाग लगाया। एक्चुअली क्या है, अगर आप इसका नाम ध्यान से देखोगे तो आपको इसके नाम में एक वाइटल छुपा हुआ दिखेगा और एक अमीन छुपा हुआ दिखेगा, अमाइन छुपा हुआ दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और वाइटल शब्द जो है ये एक्चुअली एक पर्सनैलिटी है, कैमिजीर या काजिमीर करके उन्हें बोलते हैं, कैसीमीर फंक। सी फंक बोलते हैं, एक्चुअली इनका नाम कैसीमीर भी नहीं है, के से स्टार्ट होता है, पॉलिश पर्सनैलिटी, बट इंग्लिश में CSIMIR लिखते हैं। इन्होंने डिस्कवर करा था, डिस्कवर्ड वाइटामिन्स इन 1911 में इन्होंने जो है डिस्कवर करा था। और इन्होंने ये जो विटामिन शब्द है ये बनाया भी वहीं से था जो मैंने आपको भी बताया है, वाइटल अमाइंस। कीवर्ड जो है वाइटल वाला है, यानी हमारी बॉडी के लिए वाइटल होते हैं, इसलिए इन्हें हम कंज्यूम करते हैं। एनर्जी भले ही नहीं देते बट और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि क्या फंक्शन है इनका, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। फिर से मैंने मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, ठीक है जी। हमारी बॉडी को ओवरऑल मेंटेन करने में मदद करते हैं। थोड़े एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। हमारे बाल काले ही क्यों हैं, सफेद क्यों नहीं हो गए, या कुछ लोगों के सफेद क्यों हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए? क्या फैट ने इसमें कुछ काम करा होगा? नहीं। प्रोटीन ने करा होगा? नहीं। फिर हो सकता है ग्लूकोज ने करा हो? नहीं। हमारी बॉडी में विटामिन ने या विटामिन ने काम करा है कि हमारी बॉडी में जो हमारे बाल हैं उन्हें ब्लैक रखा है। इसी वजह से हमारी आंखें जो है तेज हैं, किसी और की आंखों पे चश्मा है। जैसे मेरी आंखों पे चश्मा है, आपकी आंखों पे हो सकता है ना हो। तो हो सकता है कि मैंने बचपन में विटामिन ए कम खाया हो, आपने ज्यादा खाया हो, या मैंने मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करा हो। तो आई होप आप पॉइंट को समझ गए हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब विटामिन होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। एक होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं और एक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है जी। अब फैट सोल्यूबल में आता है के, ई, डी और ए, ध्यान रखेंगे। और वाटर सोल्यूबल में सी आता है और बी आता है।
जो वाटर सॉल्युबल है दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। इसमें विटामिन के जो है ये रिलेटेड है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपने मुझसे डाइजेशन पढ़ा है तो। और विटामिन डी जो है हमारी स्किन से एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली अभी इनके बारे में सबके बारे में डिटेल पढ़ाई जाएगी, बट जो अभी टेबल बनवाई जा रही है उसमें जो जो मुझे लगता है रेलिवेंट है वो लिखवाया जा रहा है। धीरे धीरे दिशा सब बताऊंगा मैं। जब भी मैं ऐसी बातें लिखता हूँ तो जनरली उसमें बाय डिफॉल्ट लगा होता है, बायोलॉजी में जनरली साथ कैरी होता है हमेशा। जैसे इस पेज पे जनरली ही है, इस पेज पे ये चीज़ भी जनरली ही है और ये भी जनरली ही है। ठीक है, खैर चलें आगे। अब पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनके नाम आपको पता होने चाहिए और काम आपको पता होने चाहिए। नाम मैं एक साथ एक ही पेज पे लिख रहा हूँ जिससे कि आगे चल के मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है जी। जो विटामिन ए है उसे हम बोलते हैं रेटिनॉल, और विटामिन जो ई है उसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। जो विटामिन के है उसे हम बोलते हैं फिलोक्विनॉल। एक साथ लिखने का ये भी पर्पस है कि आपके लिए रिवीजन आसान हो जाए। अदरवाइज जब विटामिन बी में लिखूंगा तो उसमें इतना सारा डेटा होगा कि आपको रिवाइज करने में हो सकता है मजा ना आए, इसी वजह से ऐसे लिखा जा रहा है। ये तो KEDA तैयार होगा। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी एक्चुअल में है बी कॉम्प्लेक्स। यानी बी विटामिन ना एक तरीके का विटामिन नहीं है। बी विटामिन में वैरायटी ऑफ विटामिन आते हैं। कितने विटामिन आते हैं? टोटल 8 विटामिन इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। अब 8 कौन कौन से है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। B1 है, जिसे एक से ध्यान रखना, B1 है, एक था टाइगर यानी थायामीन। B2 राइबो फ्लेविन। B3 के बाद लिखा फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE। B3 है नियासिन। उसके बाद B5 आता है। B4 कुछ नहीं होता। B5 में 5 का मतलब पेंटागन ऐसे पढ़ते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर है पेंटोथेनिक एसिड। B6 जो है वो है पायरिडॉक्सिन। 6 में X आता है, एकमात्र काउंटिंग ऐसी जिसमें X आता है, और एकमात्र विटामिन ऐसा है जिसमें X आता है। छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ पेपर में आपको तकलीफ ना हो, कॉन्फिडेंस से आप जो है टिक कर पाए। B7 बायोटिन। B9 फोलिक एसिड। B12 कोबालामिन या कोबालामाइन, जैसे भी आप इसे कहना चाहें। ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखेंगे एक विटामिन H भी होता है, और विटामिन H और बायोटिन एक ही बात है। ठीक है। अभी आने वाले पेजेस में मैं आपको इनकी डिटेल्स लिखवाऊंगा, किससे क्या होता है, किससे क्या कमी होती है, किसका क्या सोर्स होता है। और नहीं है वैभव, यही है बेटा। सब कुछ लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। कर लिया जी आपने नोट? अगर आप गिनती करना जानते हैं 13 तक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 13 विटामिन लिखे हुए हैं। यानी एक्चुअली टोटल एसेंशियल विटामिन जो हैं उनका काउंट है 13। ये आपके CHSL का सवाल है। ठीक है, यही है जो है अमित बेटा जो लिखवाए गए हैं। ठीक है, अब एक एक करके आपको इन विटामिन की मैं डिटेल्स दूंगा। विटामिन ए, नाम आप कमेंट करिएगा अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। अभी देख के कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे ही याद होगा, धीरे धीरे लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। रेटिनॉल है ना। अब इसे हम येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं। हमारी आपको क्लास शुरू से देखनी होगी, आप क्लास में लेट आए हैं, आपको पहले प्रोटीन पढ़ना होगा, उसके बाद आपको समझ आएगा। इसे हम येलो विटामिन कहते हैं। येलो विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें येलो फ्रूट्स से मिलता है। सोर्स येलो फ्रूट्स।
येलो फ्रूट्स में क्या आता है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब आता है। ये बस पेपर के लिए टर्म याद रखना है अपने को, येलो फ्रूट्स। और मिल्क से मिलता है हमें ये, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, और कैरेट। कैरेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कैरेट। अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट भी करा, दिशा ने, येलो फ्रूट क्यों, क्योंकि एप्पल तो रेड होता है। देखिए समझिएगा, येलो फ्रूट एक जनरल कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स है जिसके अंदर बनाना वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। बनाना आ सकता है, पपाया आ सकता है, ये बहुत सारी और चीज़ें इसके अंदर जो है फिट हो सकती हैं। और मेनली ये न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा जो है हाई होते हैं। ऊपर से देखने में येलो या येलोइश की तरफ होते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकली सेब है वो लाल होता है, बट प्रैक्टिकली आपने देखा होगा सेब पूरे तरीके से बिल्कुल बिल्कुल लाल नहीं होता है, लाल से हल्का पीले की तरफ जाता है। कुछ सेब हरे भी होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, इन जनरल सेब की बात हो रही है, ठीक है। बहुत कुछ और भी आता है इसमें, पाइनएप्पल वगैरह भी आ सकता है, ठीक है जी। खैर आगे चलते हैं। सबसे बढ़िया सोर्स कैरेट है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया इसका नाम और इसके सोर्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके काम। विटामिन ए फंक्शन। ग्रीन वेजिटेबल में सब कुछ कवर हो गया दिशा, बाकी पालक आंसर यस है। क्लियर विजन। प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल सही हमारी। चलें आगे। अब आप में से एक बच्चे ने सवाल पूछा है, शुभराज ने, कि विटामिन 7 के बाद विटामिन 8 क्यों नहीं। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? पहले मैं आपकी तरफ इस सवाल को खिसकाता हूँ, कोई ट्राई करना चाहे, गलत भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैंड है। वाई नॉट विटामिन B4, वाई नॉट विटामिन B10, B11, B8? नहीं हमारी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके लिए। ये एक्चुअली बढ़िया सवाल है, तो बनता है इसका आंसर देना। आपको जाना होगा सी फंक के आइडिया पे विटामिन के। चलो अब इधर आ जाओ। सी फंक जो है, इन्होंने विटामिन का जो नाम है वो किस बेसिस पे रखा है? ऊपर पढ़ो क्या लिखा है मैंने, वाइटल। यानी ये बॉडी की ग्रोथ के लिए वाइटल होने ही चाहिए। पहले के ज़माने में B4, B8, B10, B11 ये सब भी होते थे, बट आगे चल के देखा गया कि दे आर नॉट विटामिन, बिकॉज दे आर नॉट नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। यानी वो नहीं भी होंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से जो है उन्हें वहां से हटा दिया गया। क्या बात को आप समझ पाए? ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ जेन्युइन सवाल है, हो सकता है कल को आपसे कोई आपका जूनियर पूछ ले, तो इन जनरल पता होना चाहिए। दे वर देयर एट द इनिशियल स्टेज, बट दे आर नॉट vital for the growth of body. That is why we do not consider B4, B8, B10, B11 as vitamins. फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब फंक्शन पता लग गया तो डिसीजेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। डेफिशिएंसी से क्या होगा जी? नाइट ब्लाइंडनेस, पेपर में भर भर के पूछा गया, और जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया का मतलब है ड्राइनेस ऑफ आईज, हैंड्स, एटसेट्रा। ये तो नाइट ब्लाइंडनेस तो आप समझ ही गए, रात को नहीं दिखेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि दिन की रोशनी हमेशा ज़्यादा होती है रात से, तभी वो रात है ना। रात का मतलब ये है कि सूरज भाई नहीं है, कितनी भी बड़ी टॉर्च जला लीजिए, सूरज की रोशनी तो आप कर नहीं पाएंगे। तो दिन में आपकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर भी हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, बट रात को क्योंकि थोड़ी सी ही रोशनी होती है, ये ट्यूबलाइट वगैरह की रोशनी को मैं थोड़ी रोशनी कहता हूँ सन के कंपैरिजन में। आई होप यू आल्सो विल एग्री टू दिस। सूरज की रोशनी ज़्यादा है ट्यूबलाइट की रोशनी से, इसी वजह से दिन में जो है काम चल जाता है, रात को नहीं चलता, रात को ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है विजन के लिए रॉड सेल्स अच्छे से काम करने चाहिए। रोडोप्सिन नाम की चीज़ होती है हमारी आंखों में, रेटिना में, आई चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। वो खराब हो जाएंगे अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा, और बस रात को दिखना बंद हो जाएगा, फिर पता ही नहीं लगेगा रात हो गई। आगे चलते हैं। ड्राइनेस ऑफ आईज, हैंड्स, एटसेट्रा। कलर ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है कशिश, वो आपकी हेरिडिटी से एसोसिएटेड है।
नहीं, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा नीरज, ये वाला टॉपिक पूरा करने के बाद विचार करेंगे इस बारे में। अभी बस विटामिन आपको पढ़ाना है, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, बट ये चलेगा अभी थोड़ी सी देर चलेगा ये टॉपिक। सारे विटामिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़े कैल्शियम वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर ब्रेक दे दूंगा अगर टाइम बचा तो। ज़ेरोफ्थेल्मिया जो शब्द है जीतू, ये एक बीमारी है और इसमें क्या होता है, आपका जो गला है वो अंदर से सूख जाएगा, आपकी आंखें जो है सूख जाएंगी। आप बात को समझ पा रहे हैं? जनरली आंखों का सूखना ही ज़ेरोफ्थेल्मिया है, ठीक है। आप हैंड्स हटाना चाहें हटा भी सकते हैं, ये तो एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया था। आंखों का सूखना, आंखों के कॉर्निया का सूखना जो है, और वाइट वाला पोर्शन जो है कंजक्टिवा, उसका सूखना जो है ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है। यहाँ तक की बात हो गई, विटामिन ए बता दिया। अब पढ़ते हैं विटामिन डी। अंदर से नहीं, ऊपर से। आपकी आंखों के ऊपर पानी होता है ना शुभराज, हमेशा वो कम हो जाता है। विटामिन डी, इसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल, और ये मिलता है हमें धूप से, सनलाइट, और साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स, और साथ में फिश लीवर ऑयल से, ठीक है। यानी मेन सोर्स इज सनलाइट, बाकी उसके अलावा और भी सोर्सेज है। फिश वगैरह कोई खाता है या मिल्क पीता है तो उससे भी मिल सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जो यूवी रेज हैं वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम उन्हें सोचते हैं। हमारी स्किन पे यूवी रेज गिरती हैं और विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बनता है। और विटामिन डी में भी कई सारी वैरायटी होती है, जिसमें विटामिन D3 जो है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और इसे बोला जाता है पॉलीकैल्सीफेरॉल। अजीत, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आंखों में मिट्टी चले जाना, धूप में चले जाना, धूप भी एक कारण हो सकता है अगर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ माइग्रेन वगैरह से एसोसिएटेड दिक्कत है। मतलब उसका एक सिंगल आंसर नहीं है कुछ। अजीत, हमारी कमेंट कम करें बेटा, पढ़ाई ज़्यादा करें, क्योंकि आपको जो नहीं आता उसे सीखने में सिलेक्शन होगा, जो आता है उसे बताने में नहीं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता है। जो नहीं आता वो सीखने के लिए आपने पैसे और समय दिया है, जो पता है उसके लिए क्यों आप जो है मेहनत कर रहे हैं, वो तो पता ही है। चलें आगे जी। अब दोस्तों, ये जो है ना, हमारी बॉडी में कैल्शियम को, हमारी बॉडी में हम कैल्शियम खाते हैं, वो कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो बोन्स पे नहीं जाके चिपकेगा, तो क्या एक तरीके से इनडायरेक्टली कुछ काम कर रहा है। यानी वी कैन से दैट विटामिन डी इज अ हार्मोन टू, यानी ये एक तरीके का हार्मोन भी है। ये पेपर का सवाल बन सकता है बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ हार्मोन। हार्मोन के तरीके काम करता है, यानी इनडायरेक्टली जो है ये कुछ काम करवा रहा है। व्हाई नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग bones as it increases the absorption rate of calcium in the body। डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेसिया। रिकेट्स जनरली छोटे बच्चों को होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, बो लेग्स हो जाते हैं, यानी सीधे की जगह हल्के से टेढ़े हो जाएंगे, और शरीर में जो कैल्शियम ना मिलने से होता है वो हो जाएगा। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, और आगे जाके वो टूट भी सकती हैं। नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। विटामिन बी मैं एंड में पढ़ाता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई। नोट कर लीजिए। यस प्रिया, बिल्कुल आपने सही लिखा है। कशिश वो भी हो सकता है, वो मेनली कैल्शियम एसोसिएटेड है। दिक्कतें दोनों हैं, दोनों हड्डियों से जुड़ी हैं, बट उसमें हड्डी ना खोखली हो जाती है कैल्शियम ना मिलने की वजह से। ऑस्टियोमैलेसिया में जो हड्डियां हैं आपकी वो कमजोर हो जाएंगी और चटकने को प्रोन हो जाएंगी, यानी इजीली मुड़ सकती है। जनरली एडल्ट्स में होता है, बल्कि लचीली भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क क्यों यूज करा है यहाँ पर? बस ऐसे ही बना दिया था। डेफिशिएंसी से क्या होगा काइंड ऑफ है इस क्वेश्चन मार्क का मतलब।
चलें जी आगे, विटामिन ई। और देखिए एक्सेस वाला पॉइंट मैं आपके लिए, वैसे मैं आपको बता चुका हूं तो बार बार सेम चीज़ नहीं लिख रहा। कैल्शियम की एक्सेस, कैल्शियम अगर बॉडी में एक्सेस में हो जाएगा तो उस केस, वैसे वो मैं पॉइंट आपके लिए जो कैल्शियम है वहीं पे लिख दूंगा। एक्सेस होने से आपके जो जो आपकी बॉडी में वॉल्व्स वगैरह होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं। विटामिन डी के एक्सेस से कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं आती है। विटामिन ई जो है ना, ये है ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरॉल। ये है जी, इसे हम जानते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से। पेपर भर भर के सवाल पूछता है जी इस चैप्टर से, और ये जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार कहीं पर भी ऑफलाइन ऑनलाइन किताब जो चेक करना चाहें कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा वो आप मिला के देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कि जितना डिटेल में मैंने लिखवा है शायद ही आपको कहीं डेटा मिलेगा। बिकॉज मुझे लगता है एक बार पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा फालतू लगाओ, अच्छे से पढ़ के खत्म करो। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है रिप्रोडक्टिव विटामिन। पेपर पूछता है इसलिए बताया जा रहा है, सिंपल सी बात है। ब्यूटी विटामिन क्यों? क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर ग्लोइंग स्किन। स्किन के ग्लो करने के लिए विटामिन ई कंज्यूम करा जाता है आर्टिफिशियली। आप टैबलेट्स के रूप में कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऑयल खरीद सकते हैं जो आपकी बॉडी को फायदा दे, या फिर आप कोकोनट वगैरह पी सकते हैं। सुना होगा कोकोनट पीने से आपकी बॉडी ग्लो करती है, दिस दैट दुनिया भर की चीजें आती हैं। अल्टीमेटली विटामिन ई बॉडी में जाएगा तो बॉडी ग्लो करेगी। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो उस केस में आपकी स्किन जो है वो डल हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव विटामिन ये अभी लिख दिया है, अब मैं डेफिशिएंसी में आपको समझाता हूँ। डेफिशिएंसी से सबसे पहले डलनेस ऑफ स्किन, दूसरे नंबर पे कैन कॉज स्टेरिलिटी, यानी स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल में इज नॉट फॉर्म्ड। आई होप आप समझ गए हैं कि पहला पॉइंट पहले से जुड़ा है और दूसरा पॉइंट दूसरे से जुड़ा है, इसलिए विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी हम कह सकते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं? फिश, स्प्राउटेड ग्रेन्स, अंकुरित करके आप खाते हैं ना, जैसे मोठ दाल होती है, चने होते हैं, ये सब चीज़ें जो खाई जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया। जितना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस आप अभी हैं, अगर आप अभी से 10 घंटे बाद भी रहेंगे तो कमाल कर दिखाएंगे। सुबह 9-10 बजे तक देखते हैं ये, इसमें से कितना ज्ञान आपके दिमाग में रहता है। सुबह खाने आपको परांठे हैं, अरे मम्मी जरा बेड में पूड़ी ले आऊं, ये दिल्ली वाले समझेंगे चुटकुला, बाकी नहीं समझेंगे। दिल्ली का नाश्ता बहुत लोग जो है बेड में पूड़ी से ही करते हैं। जो प्रॉपर दिल्ली के हैं या आसपास के हैं वो इस बात को समझेंगे, जबकि कुछ खास हेल्दी होती नहीं है वो। चलो आगे चलते। अगले नंबर पे है विटामिन के। आप अभी तक समझ पा रहे हैं, मिल्क जो है वो कई जगह आपको देखने को मिल रहा है, मिल्क से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। बट इशू इज दिस मिल्क इज द एक्चुअल मिल्क। ये जो केमिकल वाला मिल्क आजकल मार्केट में आता है ये नहीं है, दैट शुड बी प्योर। और प्योर में भी कई सारी कंडीशन है। आप गाय को भी तो प्योर खिलाओ पहले। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले आपको गाय को प्योर खिलाना होगा, फिर जो वो मिल्क निकलेगा वो एक्चुअली प्योर है। विटामिन के। विटामिन के जो है बेसिकली इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड है, ई कोलाई बैक्टीरिया से रिलेटेड। इतना लिख के मैं छोड़ दूंगा, लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी जानने के लिए डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, से रिलेटेड। अरे मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना भाई, बताओ मुझे, बहुत देर लगाई थी ना वहाँ पे, तो बस अब दोबारा वो समय नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है जी। और इसका जो फंक्शन होता है वो है ब्लड क्लॉटिंग कराना। क्लॉटिंग समझते हैं, जब खून कहीं से निकल रहा है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाना, एक लेयर आ जाती है जो प्लेटलेट्स बनाती है ना, उसमें विटामिन के भी मदद करता है। इसका जो नाम है वो फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है। और डेफिशिएंसी भैया सिंपल सी बात है, जो फंक्शन है वो नहीं होगा। रेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इम्पैक्टेड। ई कोलाई बैक्टीरिया लिखा है ब्रैकेट में, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड लिखा है। सोर्स पालक बड़ा अच्छा सोर्स है इसका।
मिल्क हो गया, मिल्क एसोसिएटेड चीज़ें जैसे कि बटर हो गया, टमाटर हो गया, चीज़ हो गया। नोट करिए, मिल्क में काफ़ी कुछ होता है। चलें जी आगे। विटामिन सी। विटामिन सी जो है, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका जो सोर्स है वो खट्टे फल हैं, साइट्रस या सिट्रस फ्रूट्स। आंवला अगर आप खाते हैं तो इसमें बहुत सारा होता है। बाकी कच्चा आंवला खाना बड़ा मुश्किल काम है, अगर आप खा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आंवला है, संतरे हैं, लेमन है, इन सब में जो है आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। याद रखेंगे, मिल्क एंड एग डू नॉट कंटेन विटामिन सी। मिल्क वाला तो लॉजिकल है, खट्टी चीज़ है, दूध में होगी तो दूध फट जाएगा, इस तरीके ध्यान रख सकते हो। तो इसमें भी नहीं होता अपना, याद रखेंगे, एग के अंदर भी नहीं होता है। नोट करिए, मैं आगे चलूँ। नहीं, डू आएगा बिकॉज दो चीज़ें हैं ना सुदीप जी। बताइए दिशा। नहीं प्रिया, खट्टी होती है बट उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। देखिए, खट्टापन कई चीज़ों की वजह से हो सकता है। नहीं, ब्रेक नहीं मिलेगा आपको बी शुरू करने से पहले। ये ब्रेक ही तो चल रहा है, इतना आराम आराम से मैं नोट करा रहा हूँ। इतने दिन बाद तो क्लास हो रही है, बताओ अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? एक्सक्रीटेड बाय बॉडी वाया। सही में दिव्यांश जी ने अपना स्कोर बताना पड़ेगा मुझे, मानते नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लो करा के ही मानेंगे। जो एक एल्कोहलिक पर्सन होता है उसकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है। वाया होगा ये, जैसा बन गया। वाया तो समझते हैं ना? अरे सुना नहीं, ये ट्रेन जा रही है यहाँ से यहाँ, वाया यानी थ्रू, यानी इस रास्ते से। यानी विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है यूरिनेशन के थ्रू, और इस वजह से अल्कोहलिक पर्सन की बॉडी में इसकी कमी होती है। बिकॉज जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। याद है ना, एडीएच करके हमने पढ़ा था, हार्मोन एक। अभी चीटिंग मत करो, बड़ी मेहनत से पढ़ा है, डेटा भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहा करो, महीने में एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज कर ही लिया करो। अब डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, नाम से ही देखो, स्कर्वी ए का मतलब अपोजिट ऑफ स्कर्वी, यानी स्कर्वी नहीं होगा ऐसी चीज। स्कर्वी में क्या होता है जी? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन गम्स। मसूड़े सूज जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। दूसरे नंबर पे लेस इम्यून बॉडी। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इंक्रीजेस इम्यूनिटी। ऊपर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। देखो, हमारी मेरे पूरे कोर्स में, किसी भी कोर्स में, प्लस पे, स्पेशल पे, मुझसे ये मत पूछना रियली, बिकॉज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रियली ही है। ये जीके है, ये फैक्ट्स है, मेरा काम है, मैं टीचर हूँ। जो भी मैं पढ़ाऊंगा जिंदगी में वो सब रियली ही होगा, तभी मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे वो जिससे पहले दिशा ब्रेक मांग रही थी, और बिना ब्रेक के हम जो है नॉन स्टॉप वे में जो है पढ़ते रहेंगे चीज़ों को। विटामिन बी। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा विटामिन बी। ठीक है जी। विटामिन बी में 8 तरीके के विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। मैं इस पेज को ऐसे खाली छोड़ रहा हूँ जस्ट आपकी स्लाइड्स जो है प्रॉपर बन जाए, इसलिए ऑब्वियसली आपको इसके नीचे से ही सब कुछ नोट करना है। यहाँ पर हम 8 विटामिन को पढ़ेंगे। ठीक है जी। जिसमें जो पहला विटामिन है वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है वो है थायामीन। निशांत, वो शॉर्ट्स नहीं देखते क्या? नेवर टेल देम योर नेक्स्ट मूव करके देखा करो।
विटामिन B1 जो है इसका नाम थायामीन है, ठीक है, और ये जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। एक ही बार होता है सर, ये 2 बार होता है, ये एक ही बार होता है, बस इसे लिखते हैं बेरी बेरी। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें एक होती है वीकनेस और एक होता है बॉडी पेन और एक होती है ड्राइनेस ऑन हैंड्स। अब आप सोच के देखो, क्या ये जो 3 सिम्टम्स मैंने बताई इनसे कोई सवाल बन सकते हैं? कुछ भी नहीं, कोई क्या सवाल बनाएगा? बॉडी पेन हो रहा है, बताओ क्या कमी है? बात बात पे बॉडी पेन हो जाता है अपने को। वीकनेस, वीक ही वीक है, वजन जो है अपना जो है क्विंटलों में नापा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं आजकल जो है, मतलब भारी इंसान कमजोर हो गया, तो मतलब लॉजिक ही फेल हो गया 100 साल पहले वाला, तो है ना। तो वीकनेस, बॉडी पेन से एसएससी कुछ सवाल नहीं बना सकता। वो बात अलग है कि आपको वो दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट करके ना, वहां पे एक स्टेटमेंट बना के दे देगा कि इट कॉजेज वीकनेस एंड बॉडी पेन, तो उसके लिए बस आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके सोर्स क्या क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से मेनली उसके नाम और डिसीजेस पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिर भी सारे के सारे पढ़ के जाइएगा। मिल्क, पीनट्स, नॉनवेज, नॉनवेज का मतलब मीट, राइस। चलें जी आगे, ऐसे करके 8 स्लाइड्स बनवाऊंगा, पहली बन गई है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेला है। मैंने जब वो आपको सारा एक सिंगल स्लाइड पे सारे नाम पढ़ाए थे, तब बोला था दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। उससे क्या हुआ, आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करा, अब आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत चीटिंग बच्चों के साथ करी जाती है, उन्हीं की भलाई के लिए काम होता है। इसके जो सोर्स हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाइए और मीट खाइए और फल खाइए। डेफिशिएंसी से क्या होता है? अल्सर, अल्सर बोले तो छाले हो जाते हैं, क्रैक्स ऑन लिप्स एंड एंकल्स, एड़ियाँ और होंठ सूख जाते हैं। ये पढ़ते ही आपको डेफिनेटली प्यास लगने लगी होगी, पी लीजिए पानी एक घूंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रेडनेस ऑन टंग, जीभ पे छाले से होने लग जाते हैं तो हल्का लाल हो जाती है वो। समझ पा रहे हैं? इसलिए जब भी छाले होते हैं तो डॉक्टर साहब या फिर वो केमिस्ट वाले जो भैया हैं वो बिकासूल के कैप्सूल देते हैं, बिकॉज जो बिकासूल है वो विटामिन बी ही है और कुछ नहीं। कभी उसका कॉम्पोजिशन आप पढ़ेंगे तो उस पर विटामिन बी ही लिखा हो, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल करके लिखा होता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 जो है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, आराम से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। चैट आपकी मैं ऑफ कर देता हूँ इसी बात पे, तो डाउट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया। चलो, विटामिन B3 जो है इसी का नाम है नियासिन। अल्सर मतलब छाले, लिप्स एंड एंकल्स, अल्सर ULCER, छाले होता है ना, छाले हो गए जीभ पे या बक्कल कैविटी में, ठीक है। नियासिन और निकोटिनिक एसिड। सोर्स है जी फिश, लीवर और ग्रीन वेजिटेबल्स भी। इसकी डेफिशिएंसी जो है उससे होती है पेलेगरा डिसीज। इसे जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेलेगरा डिसीज जो है इसे 4D डिसीज के नाम से जाना जाता है। एसएससी ने पिछले साल एक सवाल बनाया था, इसमें इसे 3D डिसीज बोला था। अब अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई मॉल नहीं आया कि 3D शो है, 4D शो है या 7D शो है। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि पेलेगरा नाम की जो बीमारी है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें डायमेंटिया हो सकता है। डायमेंटिया में क्या होता है? मेमोरी लॉस, चिंगानियां बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मा मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर, यानी डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन डिसीज, यानी स्किन पे कोई बीमारी हो सकती है। तीसरे नंबर पे है डायरिया, यानी डाइजेशन इज इम्प्रॉपर, आपकी आंतों में सूजन जो है आ सकती है, इम्प्रॉपर
डाइजेशन। अगर उसके बाद भी आपने इलाज नहीं करा, आप जिद पे अड़ी गए कि नहीं मैं तो केमिस्ट भैया से ही जो है दवाई लूंगा, तो डेथ हो सकती है। डेथ में तो आपको पता ही है क्या है, मृत्यु में आपको आंसर दिया ही था पाहू ने, तो वही वाली डेफिनेशन आप यहाँ पर चेप सकते हैं। मुस्कान आप आइएगा करीब करीब 11:50 पे। ये है जी 4D डिसीज। इसे 3D डिसीज इसने कहा था और उसमें ये वाले को काउंट नहीं करा था डेथ को। तो बस यही 3 मुद्दे की बातें हैं। अगले नंबर पे दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन B5। होल बॉडी हमारी, क्योंकि ये स्किन डिसीज है तो पूरी बॉडी, मेमोरी लॉस है तो ब्रेन, इम्प्रॉपर डाइजेशन है तो इंटेस्टाइन, सो होल बॉडी इन जनरल। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन B5। विटामिन B5 जो है ये पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसके जो सोर्स हैं वो है ब्रोकली। ब्रोकली वो देखी है ना, वो गोभी जैसी होती है, महंगी वाली गोभी जो पूरे रंग की, पूरे हरे रंग की होती है। बचपन में तो कार्टून वगैरह में देखी थी, आजकल बाजार में भी आने लगी है। मशरूम, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, पल्सेस और डेफिशिएंसी से वाइटनेस, अगर ऐसा कोई शब्द होता है तो देख लेना भाई, बाल सफेद हो जाएंगे विटामिन B5 की कमी से। यानी अगर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो पूरे तरीके ठीक रहेंगे, नहीं खाएंगे तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे। अगले नंबर पे है जी विटामिन B6। पेपर के लिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम क्या है। बिल्कुल वैभव आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है आराम से नोट करिए। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। बिल्कुल राहुल, सेम रीजन है, डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फोन में ही पतंग उड़ा रहे हैं, फोन में ही लूडो खेल रहे हैं, फोन में ही फीफा डाउनलोड करा हुआ है और बस। मैक्सिमम उनका जो अमीर वाले हैं वो सोनी का PSP खरीद लेते हैं और उसी में जो है लॉन टेनिस खेलते रहते हैं। ओट्स, बनाना। 4 लोग साथ बैठे हैं एक कमरे में और लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में। क्या लोग हैं। अनीमिया और स्किन डिसीजेस। चले जी आगे। अब हम पढ़ेंगे B7, B9, B12। विटामिन B7। ये स्किन डिसीज तो जितनी एक कॉमन चीज हो गई ना जो किसी भी वजह से हो सकती है, तो ये सब नहीं पूछेगा SSC। इसका नाम है बायोटिन और विटामिन H। डेफिशिएंसी से होगा हेयर लॉस और सोर्स है एग। एक इसका अच्छा सोर्स माना जाता है। एग के अलावा भी है, आप जो है ब्रोकली खा सकते हैं अगर आप वेज वाले हैं, फिश वगैरह खा सकते हैं, फिश वो भी होता है। अगले नंबर पे है जी विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलेट के नाम से जानते हैं और फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। सोर्स एग, ग्रीन वेजिटेबल जिसमें पालक वगैरह सब आ गई, और फिश। पालक भी ध्यान रखना, अलग से लिख देता हूँ। डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया। ठीक है जी। जी हाँ, हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 होता है वो
कंज्यूम नहीं कर पाती, बॉडी पिकअप नहीं कर पाती, उठा नहीं पाती, और उसी की वजह से अनीमिया हो जाता है। परनीशियस का मतलब सिंपल सा है, हार्मफुल होता है और कुछ नहीं होता। एसएससी ने एक बार लिखा था तो मैं हर बार लिख देता हूँ जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए। जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में विटामिन B9 B12 की कमी होना आम बात है। फोलेट, फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स बड़ी आम बात है। और आपने सुना भी होगा घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, ना जाने डॉक्टर आजकल क्या क्या दवाई देते रहते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसका भी रीजन है, देखिए वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है। पहले की डाइट बड़ी अच्छी होती थी, तो पहले इंसान एक तो हार्डवर्क बहुत करता था, आज भी करते हैं बट पहले के मुकाबले कम हो गया है। दूसरे नंबर पे पहले एक्चुअल फूड होता था, अब जो है सिंथेटिक फूड है, सब्जी में इंजेक्शन लगा हुआ है, दूध खराब है, उस वजह से जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो डॉक्टर इस वजह से वो जो दवाइयां हैं रेडीमेड एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, उससे क्या है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल अच्छी हो जाती है, और दूसरे नंबर पे आप चीजों को समझा पाते हैं। सिंपली बहस कर लेने में कुछ हासिल नहीं होता। यू शुड नो कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, और आपके पास उसका जेन्युइन काउंटर होना चाहिए। साइनो कोबाला में या फिर कोबाला, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसके नाम में कोबाला लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। ऑब्वियसली विटामिन B9 B12 आपस में जुड़े हैं, एक की कमी से दूसरे की कमी होना लाजमी है, तभी ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं विटामिन बी के। सोर्स इसका है ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो विटामिन वाला पोर्शन है मैंने पूरा करा दिया है। 10 मिनट का पोर्शन बचा है, 5 से 10 मिनट का मिनरल्स वाला, वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा दूंगा, यानी आने वाली क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, इस महीने में बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और 5 जुलाई तक मेरा टारगेट है कि पूरा का पूरा बायोलॉजी में आपको पैक कर दूं। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में, जो कि होनी है परसों 17 तारीख को, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।